नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहेब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम तृतीय वर्ष कला हिंदी सामान्य 3 अर्थात G3 के पाठ्यक्रम में प्रथम पाठ मेरा जीवन, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। मेरा जीवन यह पाठ हिंदी के उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट माने जाने वाले साहित्यकार प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद जी संपूर्ण हिंदी साहित्य में एक अत्यंत श्रेष्ठ नाम माना जाता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयत्न मेरा जीवन नाम से किया है, लेकिन ये उनकी एक छोटी आत्मकथा है क्योंकि उन्होंने इसका लेखन अत्यंत छोटे रूप में किया है। दूसरी बात, ये आत्मकथा पूरी भी नहीं कर पाए हैं क्योंकि असमय उनकी मृत्यु के कारण यह अधूरी रही थी, जिसे बाद में उनके पुत्र ने प्रकाशित करवाया था। वैसे प्रेमचंद जी का संपूर्ण जीवन अगर पढ़ना है तो उनके पुत्र द्वारा उनकी जीवनी लिखी गई है, जिसे हम पढ़ सकते हैं। फिर भी हमारे पाठ्यक्रम में जो ये पाठ्यांश दिया गया है वह प्रेमचंद द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा मेरा जीवन से संबंधित है। इस मेरा पाठ्यांश में अगर हम देखें तो सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि इस पाठ्यांश में 2-3 बातें यहाँ पर आई है। एक तो प्रेमचंद ने शुरुआत में 2 परिच्छेद में अपनी प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है। उसके बाद खास करके इंटर की परीक्षा में जो उन्हें समस्याओं का सामना या इंटर में प्रवेश प्राप्त करने में जो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा विवेचन करने का प्रयत्न किया है। उसके बाद दूसरे भाग में उन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा था, सोजे वतन। इस कहानी संग्रह के बारे में और उस कहानी संग्रह के कारण जिन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा उसके बारे में बताने का प्रयत्न किया है। और तीसरे भाग में हम देख सकते हैं कि उन्हें एक अजीब बीमारी, जिसे पेचिश की बीमारी कहा है, ये लगी थी, तो वह कैसे दूर हुई, उसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा वगैरह, इस बारे में तीसरे भाग में जानकारी देने का प्रयत्न प्रेमचंद जी यहाँ करते हैं। तो हम एक एक भाग में जो आया है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन से। तो शुरुआत में प्रेमचंद जी अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि मेरा जीवन अत्यंत सपाट, समतल या सामान्य है, जिससे उबड़ खाबड़ या टीले पर्वत देखने की लालसा है वह मेरे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो यह प्रेमचंद जी का बड़प्पन, इसे मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर प्रेमचंद जी के जीवन को देखें तो प्रेमचंद जी का जीवन अत्यंत विपन्न रहा है। अनेक कठिन परिस्थितियों का, अनेक कठिन प्रसंगों का सामना उन्हें अपने जीवन में करना पड़ा है। इसके बावजूद वे अपने जीवन को सपाट, समतल कहते हैं, उसमें उबड़ खाबड़ टीले पर्वत नहीं ऐसा कहते हैं। ये उनका बड़प्पन माना जा सकता है, लेकिन उनका वास्तव में सच्चाई ये है कि उनका जीवन अनेक परेशानियों से भरा है। फिर प्रेमचंद जी बताते हैं कि उनके पिता डाक खाने में क्लर्क थे। तनख्वाह शुरुआत में शायद 20 रुपये थी। 40 तक आते आते पिताजी का देहांत हुआ। अब इस संबंध में प्रेमचंद जी कहते हैं कि पिताजी 40 तक आते आते स्वर्गवासी हुए। एक तो घर में कोई जमा पूंजी नहीं थी, कोई जमीन जायदाद या स्थावर संपत्ति नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में पिताजी के तनख्वाह पर परिवार चलता था। दूसरा, पिताजी अंतिम 6 महीने में बीमार थे। उनकी दवा दारू पे बाद में मरने के बाद क्रियाकर्म में काफ़ी खर्च करना पड़ा, जिसके कारण जो कुछ जमा पूंजी थोड़ी बहुत थी वह भी उसमें ख़त्म हो गई और स्थिति ऐसी आई कि अब अत्यंत विपन्न अवस्था में प्रेमचंद जी पर परिवार का भार आ गया। दूसरी बात, पिताजी ने मरने से पहले, मतलब हम जानते हैं कि प्रेमचंद जी की माता का देहांत 55 में ही हुआ था, जिसके बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। अब पिताजी ने मरने से पहले प्रेमचंद जी की भी शादी करवा दी। ऐसी अवस्था में अपनी सौतीली माता के बच्चे, अपने सगी बहन और अपनी पत्नी, इन सब का भार प्रेमचंद जी आप पर पड़ा है। और इसी कारण प्रेमचंद जी थोड़े व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहते हैं कि पिताजी मरने से पहले खुद भी गिरे और मुझको भी इस भव सागर में या इसमें गिरा दिया। मतलब उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली और मेरी भी शादी करवा दी और इन सबके भरण पोषण का भार मुझ पर डालकर वे गुजर गए। अब इन सारी परिस्थितियों का परिणाम ये हुआ कि प्रेमचंद जी पढ़ना चाहते थे,
वे एमए करना चाहते थे, वकालत करना या वकालत की सीख या वकालत की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, वकील बनने की उनकी बहुत इच्छा थी। लेकिन दुर्भाग्य से वे ना तो एमए कर पाए हैं और न ही वकालत की शिक्षा पूरी कर पाए हैं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी के कारण अनेक मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। एक तो महंगाई, ऊपर से इतने लोग घर में, तीसरी ओर कोई ज़मीन जायदाद संपत्ति नहीं है, कोई अन्य उद्योग नहीं है, तो अनेक प्रकार के काम करके उन्हें अपने परिवार को चलाना पड़ा है। और यही बातें शुरुआत में थोड़ी सी दी गई है। अब दूसरा भाग में या उसके अंतर्गत देखते हैं कि उन्हें शिक्षा के संबंध में जानकारी आई है। प्रेमचंद जी को अपनी शिक्षा में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा है और ये बात निसंदेह हम सभी के लिए अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत एक प्रकार की स्फूर्तिदायक हम कह सकते हैं। क्योंकि प्रेमचंद जी ऐसे गांव में, लमही नाम के छोटे से गांव में रहते थे जो काशी से 10-12 किलोमीटर, 10-12 माइल दूर होगा, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। अत्यंत दुर्गम भाग था, ना यातायात के साधन है, ना शिक्षा व्यवस्था है, ना कोई अन्य व्यवस्था है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें स्कूल के लिए काशी में आना पड़ता था। तो 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर आते थे, 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। दूसरा, बाद में वे ट्यूशन का काम भी लेते थे। तो वही दिनक्रम थोड़ा सा प्रेमचंद जी ने दिया है कि सुबह 8 बजे घर से निकलते, तब 10 बजे कॉलेज या स्कूल पहुंच जाते। 10 से 3:30 बजे तक कॉलेज चलता, 3:30 बजे के बाद ट्यूशन के बाद पैदल चलकर वापस लमही पहुंचते तो रात घर पहुंचने में 8 बज जाते थे। मतलब सुबह से 8 बजे घर निकले तो रात के 8 बजे घर पहुंच जाते थे। और घर में जाने के बाद थोड़ा खा पी कर दियासलाई के सामने या कुप्पी के सामने पढ़ने बैठते, तब अचानक नींद आ जाती थी, क्योंकि दिन भर की थकान का ये परिणाम था। और यही कारण है कि प्रेमचंद जी वास्तव में बहुत बड़े होशियार, बड़े तेज छात्र होंगे, लेकिन बीए जब मैट्रिक की परीक्षा हुई, तब मैट्रिक की परीक्षा में वे फर्स्ट क्लास प्राप्त नहीं कर पाए, वे सेकंड डिवीजन में पास हो गए। अब इस सेकंड डिवीजन में पास होने के कारण जब एंटर में काशी के क्वींस कॉलेज में उन्होंने प्रवेश प्राप्त करने की कोशिश की, तो इसमें उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि क्वींस कॉलेज एक अत्यंत प्रसिद्ध कॉलेज था, जहां पर हर कोई जाना चाहता था। प्रेमचंद जी भी मनी मन में उस कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करना चाहते थे। इसी कारण मैट्रिक के बाद जब वे उस कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने हेतु गए, एक तो पहले शुरुआत प्रिंसिपल महोदय से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। जब प्रिंसिपल महोदय से मिलने वे उनके घर पर गए, तो प्रिंसिपल उस समय प्रोफेसर रिचर्डसन साहब थे, उन्होंने घर पर मिलने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और कॉलेज के ऑफिस में मिलने से कहा। अगले दिन कॉलेज के ऑफिस में उनसे मिले तो उन्होंने सेकंड क्लास वाले छात्र की या सेकंड डिवीजन वाले छात्र की फीस माफ करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है, अगर फीस माफ करनी है तो फर्स्ट क्लास होना अनिवार्य है, इसके बजाय मैं फीस माफ नहीं कर सकता। अब फीस भरने के लिए प्रेमचंद जी के पास आर्थिक स्थिति तो है नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इस कारण फीस माफ होना, अगर एडमिशन प्राप्त करना है तो फीस माफ होना जरूरी है, इसके बिना वे एडमिशन कर ही नहीं सकते हैं। तो करें तो क्या करें। तब उन्हें ये पता चल गया कि अगर कॉलेज के मैनेजमेंट की, कॉलेज के जो प्रबंधन समिति के सदस्य, उनमें से किसी का सिफारिश अगर मिल जाती है तो उनकी फीस माफ हो सकती है। तब अपने एक मित्र सहयोग से उन्हें पता चला कि ठाकुर इंद्रनारायण सिंह, जो बड़े अच्छे हैं और हर गरीब छात्र की परिस्थिति समझकर, उसके जीवन के बारे में समझकर उसे सिफारिश पत्र दे देते हैं। तो यही सोचकर प्रेमचंद जी भी उनके पास गए, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया और वे भी प्रभावित हुए और उन्होंने एक सिफारिश पत्र प्रेमचंद जी को दे दिया। सिफारिश पत्र लेकर प्रेमचंद जी कॉलेज पहुंचे, लेकिन तब तक 3 बज चुके थे, ऑफिस बंद हो चुका था। इस कारण उस दिन वे अपना प्रवेश नहीं कर पाए, घर चले गए। अब घर जाने के बाद वे तेज बुखार से पीड़ित हो गए। इतना तेज बुखार हुआ कि आगे लगभग प्रेमचंद जी बताते कि 1 महीने तक उस बीमारी ने उनका पीछा नहीं छुड़ाया, क्योंकि बहुत तेज बुखार हुआ। दूसरा, इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे। एक तो इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना है तो गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, काशी में जाना पड़ता था। आने जाने के साधन नहीं थे, डॉक्टर के पैसे नहीं थे। दूसरा, गांव के वैद्य वगैरह, इनसे इलाज करना है तो उन्हें भी पैसे देने पड़ते। इसलिए घरेलू इलाज जितने हो सकते थे उतने उन्होंने
करने की कोशिश की है, लेकिन केवल घरेलू इलाजों से काम नहीं चल सकता था, जिसके कारण उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और इतनी बिगड़ती गई तो अब तो लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि शायद ये बचेगा नहीं है। लेकिन धन्य है, एक गांव के जो वैद्य है उसने उनकी हालत देखी और उन्हें जड़ी बूटी की कुछ दवाइयाँ दी, जिससे प्रेमचंद जी ठीक हो पाए हैं और 1 महीने बाद कॉलेज में प्रवेश लेने हेतु वापस आ गए। प्रिंसिपल साहब से मिले। प्रिंसिपल ने 1 महीने देर आने का कारण पूछा। तब प्रेमचंद जी ने शायद सोचा कि बुखार बताऊंगा तो प्रिंसिपल महोदय शायद विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए झूठ मूठ उन्होंने पल्पिटेशन ऑफ हार्ट की बीमारी बता दिया, जिससे के बाद प्रिंसिपल ने बड़ी बारीकी से उन्हें देखा और फिर प्रिंसिपल महोदय उन्हें प्रवेश देने पर राजी हो गए। लेकिन अब उन्होंने और एक शर्त रखी कि तुझे प्रत्येक तासिका में बैठना है और प्रत्येक विषय के अध्यापक से एक संतोषजनक अभिप्राय लाना है। तो फिर उन्होंने एक प्रवेश पत्र भरा, उसमें प्रत्येक विषय के खाने थे। वह प्रवेश पत्र लेकर वे कक्षा में चले गए। पहले गणित की तासिका, पहले अंग्रेजी की तासिका थी, एक बंगाली प्रोफेसर बाबू पढ़ा रहे थे। तो प्रेमचंद जी की अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी, जिसके कारण उन्होंने जो कुछ पढ़ाया वह उन्हें अच्छी तरह से याद हुआ और जब बाद में उन्होंने प्रश्न पूछे तो प्रेमचंद जी उनके संतोषजनक जवाब दे पाए, जिसके कारण उन्होंने अभिप्राय के खाने में संतोषजनक लिख के हस्ताक्षर दे दिए। लेकिन दूसरी तासिका गणित की तासिका थी और गणित प्रेमचंद जी के लिए हमेशा मुश्किल का विषय रहा है। उसे प्रेमचंद जी गौरी शंकर की चोटी कहते हैं और इसी कारण वे बंगाली प्रोफेसर महोदय ने गणित जो भी पढ़ाया वो प्रेमचंद जी के पल्ले नहीं पड़ा, जिसके कारण अंत में जब उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे तो प्रेमचंद जी उनका सही जवाब नहीं दे पाए और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अभिप्राय के खाने में असंतोषजनक लिख दिया। अब एक मौका जो प्रवेश मिलने का या प्रवेश प्राप्त करने का मिला था वह भी हाथ से चला गया। अत्यंत दुखी मन से प्रेमचंद जी घर वापस लौट गए। काफ़ी कुछ दिनों तक दुखी रहे, लेकिन बाद में सोचा कि यहाँ लम्हे में रहकर कुछ होने वाला नहीं है, अगर कुछ करना है तो काशी में रहना ज़रूरी है। काशी में रहना है तो घर चाहिए। उनके पास किराए का, काशी में घर बहुत थे लेकिन किराया भी उनका ज़्यादा था, तो इतना किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ ऐसी बंदोबस्त हो जाए तो वे काशी में रह लेंगे। तो अपने एक मित्र के सहयोग से, मित्र के पिताजी वकील महोदय थे जिनका एक बड़ा सा अस्तबल था और अस्तबल के ऊपर एक अत्यंत गंदी सी कोठरी थी, लेकिन अब ज़रूरत जिसको होती है वह थोड़ी देख सकता है। तो इसी कारण प्रेमचंद जी ने उस कोठरी में या उस कोठरी में, उस कमरे में रहने का निर्णय कर लिया। दूसरा, वहाँ पर अनेक वह घोड़ों की वगैरह हमेशा गंध आती रहती थी, फिर भी प्रेमचंद वहाँ पर रहने लगे। दूसरा, खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए। इतने पैसे नहीं है तो घर से कुछ बर्तन लाए, स्टोव वगैरह सेकंड हैंड खरीद लिया और किसी तरह अपना जीवन दाल चावल बनाकर वगैरह अपना जीवन चलाने लगे हैं। ट्यूशन लेते थे, ट्यूशन से लगभग 5 रुपये प्रति महीना उन्हें प्राप्त होते थे। ऐसी परिस्थिति में 2.5 रुपये अपने घर वापस भेजते थे, क्योंकि घर भेजना ज़रूरी था, क्योंकि परिवार भी उनके ऊपर चलता था। 2-2.5 रुपये में अपना गुजारा कर लेते थे। अनेक बार बिना खाए रहना पड़ता था। अनेक लोगों से, आसपास के मित्र या दुकानदार इनसे उधार ले चुके थे, जिसके कारण भी अनेक मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा था। और एक दिन ऐसा यहाँ तक नौबत आई कि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। लेकिन इस बीच इस रहने का एक लाभ उन्होंने उठाया है। लाभ यह है कि उन्होंने जो सेंट्रल काशी की लाइब्रेरी है वह लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के उपन्यास, अनेक देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पढ़े, अनेक अंग्रेजी साहित्यकारों का साहित्य पढ़ा, अनेक रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य पढ़ा और व्यापक मात्रा में साहित्य पढ़कर अपने साहित्य लेखन कार्य की शुरुआत एक प्रकार से उन्होंने वहाँ पर कर दिए। थोड़े से अनुवादित साहित्य लेखन की परंपरा भी या अनुवाद करने की जो प्रयत्न है वह भी उन्होंने किया है। तो ये एक लाभ उसका हुआ है। अनेक लोगों से उन्होंने उधार लिया, 2-3 दिनों तक खाने को नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में एक दिन उन्होंने अपनी एक प्रिय किताब की उनके पास चक्रवर्ती गणित की कुंजी, हालांकि गणित में फेल हो जाने के कारण या गणित के कारण प्रवेश न मिलने के कारण उन्होंने ये किताब खरीदी थी और वे गणित की पढ़ाई बहुत अधिक जोर से करना चाहते थे ताकि अगली बार वे गणित में पास हो जाए। इसी हेतु वह किताब खरीदी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें 2 रुपये की किताब 1 रुपये में दुकानदार को वापस बेचनी पड़ती है। वह प्रसंग एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति देखते हैं और वह प्रेमचंद जी के कुल मिलाकर जो भाव है, क्योंकि मन में किताब जरूर बेच रहे हैं लेकिन मन से बेचना नहीं चाहते हैं, तो वह देखकर वह प्रभावित होते हैं और अपना पता उन्हें देते हैं और कल मिलने के लिए कहते हैं। अगले दिन प्रेमचंद जी उन्हें मिलने जाते हैं तो वे व्यक्ति एक स्कूल के मुख्याध्यापक है।
और उन्हें अपने एक सहयोगी अध्यापक की ज़रूरत है। प्रेमचंद जी को वे अपना एक सहयोगी अध्यापक नियुक्त करते हैं। ये घटना 1899 की है और 1899 में प्रेमचंद जी को पहली बार 18 रुपये तनख्वाह पर या 18 रुपये के वेतन पर पहली नौकरी मिल जाती है। तो इस तरह से शुरुआती भाग के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद जी की प्रारंभिक जीवन, उनके शुरुआती जीवन में आई मुश्किलें और उनकी शिक्षा के दौरान आई मुश्किलें, इनका विवेचन जो है वो किया गया है। अब दूसरा प्रसंग, यहाँ पर दूसरा घटना जो इस पाठ्यक्रम या यहाँ पर आई है वो है सोजे वतन का प्रसंग। सोजे वतन प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ है। लेकिन उसके पहले प्रेमचंद जी ने अपनी थोड़ी लेखन प्रक्रिया का भी विवेचन किया है कि उन्होंने वैसे साहित्य लिखना 1901 से ही शुरू किया था। शुरुआत में वे गल्पे लिखते थे, गल्पे मतलब कहानी को गल्प कहा जाता है, तो शुरुआत में कहानियाँ लिखते थे। लेकिन शुरुआती साहित्य लेखन जो है वो प्रेमचंद जी ने उर्दू भाषा के माध्यम से किया है और उर्दू में वे नवाब राय नाम से लिखते थे। बाद में हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे, लेकिन उनका मूल नाम धनपत राय था। तो उर्दू में नवाब राय नाम से 1901 से ही कहानियाँ अर्थात गल्पे लिखना उन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा 2 उपन्यास 1902 और 1904 में उन्होंने उर्दू में प्रकाशित किए थे। अनेक अनुवादित साहित्य भी प्रकाशित हुआ था। तो ये परंपरा आगे चलकर 1907 से वे हिंदी में लिखने लगे और 1907 में 5 कहानियों का एक संग्रह जिसका नाम है सोजे वतन, वह उन्होंने प्रकाशित किया था। अब उस समय वे अंग्रेजी सरकार के शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर काम कर रहे थे और उनकी नियुक्ति हमीरपुर जिले में या हमीरपुर में थी। तो हमीरपुर में डिप्टी इंस्पेक्टर के समय वे जिस समय काम कर रहे थे उसी समय या उससे कुछ समय पहले उनका वह सोजे वतन यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। इस कहानी संग्रह के प्रकाशन के बाद एक दिन अचानक शाम को उन्हें अपने जिलाधीश साहब, कलेक्टर साहब का संदेशा या आदेश मिल जाता है कि तुरंत कल आकर मिलना। अब जिलाधिकारी या बड़े साहब का आदेश है तो नीचे वाले अधिकारी को तुरंत निकलना पड़ता है, रातों रात पहुंचना, क्योंकि 30-40 किलोमीटर या 30-40 मील का अंतर है, रातों रात जाना है क्योंकि अगले दिन सुबह मिलने के लिए कहा है। तो रात में बैलगाड़ी जोतकर प्रेमचंद जी उनसे मिलने निकल पड़ते हैं क्योंकि यातायात के दूसरे कोई साधन उपलब्ध नहीं है। रातों रात वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सुबह जब साहब से मिलने जाते हैं तो उस समय वे देखते हैं कि साहब के टेबल पर सोजे वतन की एक कॉपी रखी हुई है। ये कॉपी देखकर उनका माथा थोड़ा सा ठनक जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसी पुस्तक के कारण कुछ हुआ है और सच में हुआ भी ऐसा था, क्योंकि जिलाधीश साहब उनसे पूछताछ करते, कहते ये पुस्तक तुम्हारी है। अब इससे नकारने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, प्रेमचंद जी स्वीकार करते हैं। तब वे जिलाधीश साहब बताते हैं कि तुम पर राजद्रोह का, सिडिशन का आरोप है क्योंकि तुम लोगों को अपने साहित्य के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरोध में भड़काते हो, अंग्रेजी सरकार के विरोध में लिखते हो और इस कारण तुम पर राजद्रोह का आरोप है। अब प्रेमचंद जी के समझ में आ जाता है कि मामला क्या है और इससे अपने आप को बचाना है, क्योंकि यहाँ से अगर बचाएंगे तो ही आगे कुछ लिख पाएंगे। यही सोचकर प्रेमचंद जी अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी सी माफ़ी वगैरह मांगते हैं और किसी तरह से मामले को निपटाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद जी अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर सलामत तो पगड़ी 50, अगर यहाँ बचे तो आगे कुछ और लिख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। यही अगर नहीं बच पाए तो फिर जेल में डाल दिए जाएंगे, सज़ा सिडिशन या राजद्रोह के आरोप में कोई भी शिक्षा हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को बचाना उन्होंने ज़्यादा योग्य समझा और इसी कारण उन्हें माफ़ी मांगकर किसी तरह से मामले को दबाने की कोशिश की। अधिकारी भी अच्छा था, उन्होंने सभी प्रतियां, लगभग 1000 प्रतियां छापी थी, 700 जमाना के कार्यालय में थी, वह लाकर उन्हें दे दी गई। 300 जो बेची थी उनमें भी जितनी मिल सकती है वह जमा करके जब्त करवा दी गई और अपने आप को बचाने का प्रयत्न किया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। अन्य जो ऑफिस के अन्य लोग हैं जिलाधीश साहब के ऑफिस के, उन्होंने जिलाधीश साहब को बताया कि अगर ये मामला ऊपर के अधिकारियों को पता चलेगा तो शायद आप मुश्किल में आ सकते हैं, इसलिए मामले को इतने सामान्य तरीके से निपटाना योग्य नहीं होगा, इसके लिए आप एक समिति गठित कीजिए वगैरह वगैरह। तो अधिकारी को भी लगा कि नहीं हाँ ये कह रहे तो वह सही है। इसी कारण उन पर, मतलब प्रेमचंद जी की जांच पड़ताल करने के लिए, प्रेमचंद जी के भाग्य का निर्णय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब इस समिति में एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 2 डिप्टी कलेक्टर और एक डिप्टी इंस्पेक्टर, इस प्रकार के 4 सदस्य थे। डिप्टी इंस्पेक्टर प्रेमचंद जी का एक थोड़ा सा सगा या मित्र कह सकते हैं, मित्र था
इसलिए वह प्रेमचंद जी को बचाना चाहता था। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पता नहीं उसकी प्रेमचंद जी से क्या दुश्मनी थी, वह प्रेमचंद जी को सिडिशन के आरोप में जेल में डालना चाहता था, उन्हें सज़ा दिलवाना चाहता था। तो फिर उसकी जांच पड़ताल शुरू हुई। ये बाकी तीनों सदस्य चाहते थे कि प्रेमचंद जी का जो मित्र डिप्टी इंस्पेक्टर उस समिति में है वह प्रेमचंद जी के पास जाए, उनकी मुखबिरी करे और जो भेद है या प्रेमचंद जी के बारे में जो गुप्त बातें हैं वह जानने का प्रयत्न करे, ताकि प्रेमचंद जी को बड़ी सज़ा दी जा सके। लेकिन उस महोदय ने साफ इनकार कर दिया, साफ कह दिया कि मैं दुश्मनी में या मैं दोस्ती में इस तरह से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं दोस्त बनकर उसका भेद नहीं निकाल सकता, ये मुझसे नहीं होगा। और दूसरा, वे प्रेमचंद जी को बचाना भी चाहते थे और वे अपने प्रयत्न में सफल भी हुए, और इसी कारण है कि प्रेमचंद जी उस मामले से सही सलामत बाहर आ पाए हैं, सही सलामत वे ठीक हो पाए हैं। इस प्रकार से एक किताब के कारण कैसे उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे सिडिशन के आरोप को झेलना पड़ा, ये देने का प्रयत्न यहाँ पर इस दूसरे भाग में किया है। अब अंत में तीसरा भाग, प्रेमचंद जी जब हमीरपुर में थे उसी समय उन्हें एक विचित्र पेट की बीमारी की शिकायत होने लगी है, जिसे उन्होंने पेचिस का नाम दिया है। पेट में काफ़ी दर्द रहता है, अनेक बार आव भी आती है या अनेक बार खाना खाया नहीं जाता, तो ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ का वातावरण इसके लिए कारणीभूत होगा। दूसरी ओर वहाँ जो घुइया, जमीकंद जैसी सब्जियाँ मिलती है, ये सब्जियाँ भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी और उनके खाने से भी शायद ऐसा होता होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि इनके अलावा वहाँ अन्य सब्जियाँ या अन्य प्रकार का खाना नहीं मिलता था। दूसरा, प्रेमचंद जी जो नौकरी करते थे वह डिप्टी इंस्पेक्टर की थी, उन्हें गाँव जाना पड़ता था, मतलब दौरी की नौकरी थी, और दौरे की नौकरी होने के कारण अनेक जगह पर खाना पड़ता था, अनेक जगहों पर पानी पीना पड़ता था, और इस खाने या दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि समय पर खाना पीना नहीं मिलता था। ऐसी कारण शायद ये बीमारी और अधिक बड़ी होगी और इसके कारण आगे चलकर प्रेमचंद जी को अनेक मुश्किलों का सामना जो है वह करना पड़ा है, और वही बताने का प्रयत्न यहाँ पर प्रेमचंद जी करते हैं। तो जो बीमारी है, शुरुआत में तो उतना प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगी। बीमारी इतनी बढ़ने लगी कि प्रेमचंद जी अक्सर परेशान रहने लगे, अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद नौकरी करनी पड़ती थी, एक तो दूर दराज वाला क्षेत्र, दूसरा अत्यंत दुर्गम भाग। ऐसी परिस्थिति में दवा दारू नहीं है, अनेक स्थानों पर से दवादारी शुरू किया है कि नहीं। वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह है उनको दिखाया, उनके इलाज किए। किसी ने कानपुर के बारे में बताया तो कानपुर जाकर इलाज किए, किसी ने लखनऊ के बारे में बताया तो लखनऊ जाकर इलाज किए, किसी ने प्रयाग में के बारे में बताया, प्रयाग का वही इलाज किया। मतलब जो हो सकता है, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, हर प्रकार के इलाज जो है उन्होंने करवा लिए, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, उल्टा बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इससे अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा है। इस दौरान कुछ अच्छी बातें भी उनके जीवन में हुई। अच्छी बातें थी कि पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ, जिसे काफ़ी मान सम्मान मिला, जिसके कारण बाद में उन्होंने प्रेमाश्रम भी लिखा। महावीर प्रसाद पोद्दार, दशरथ प्रसाद जैसे उच्च विद्वानों से उनकी मुलाकातें हुई, उनसे साहित्य चर्चा हुई। लेकिन इन साहित्य चर्चाओं में भी जब लोग उनकी तबीयत या उनकी बीमारी के बारे में पूछते तो प्रेमचंद जी को बड़ा गुस्सा आता था, उन पर बड़ा क्रोध आता था। ऊपर से जल चिकित्सा करवा ली, अनेक तरह के जितने लोग उपाय व्यायाम करते थे, पथ्य रखते थे, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पैदल चलना है, पैदल चलते थे। मतलब जो किया जा सकता है सब कुछ किया, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सोचा कि अपना तबादला करवा ले, शायद जलवायु बदल जाने से बीमारी बदल जाए, तो अपने तबादले के लिए अर्जी दे दी। लेकिन दुर्भाग्य से मांगा कुछ और था, मिल कुछ और गया, क्योंकि पहले तो हमीरपुर अच्छा था, उन्हें अब बस्ती जिले में पटका गया और बस्ती के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में वो जाकर वहाँ रहना लगा। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये दौरे की बीमारी है, हर जगह जाना पड़ता है, इसके कारण ये हुआ होगा। तो उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ली। इसके साथ साथ काशी में आकर कुछ दिन इलाज किया तो उन्हें ठीक महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही वापस बस्ती में गए तो वह बीमारी पुनः फिर से शुरू हो गई। इस कारण काफ़ी दिनों तक परेशान रहे। इन्हीं दिनों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और इस असहयोग आंदोलन के तहत गोरखपुर के गाजी मियाँ मैदान में एक बड़ी विशाल सभा का आयोजन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। तो वहाँ पर उस सभा
में जब गांधी जी संबोधित करने आए, प्रेमचंद जी भी वहाँ पर उपस्थित थे और गांधी जी के आदेश पर, गांधी जी के आह्वान पर, क्योंकि पहले से ही प्रेमचंद जी पर गांधी जी का बहुत अच्छा प्रभाव था और इसी प्रभाव के कारण प्रेमचंद जी ने गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय सहभाग लेने का निर्णय जो है वो ले लिया। अब सक्रिय सहभाग लेना है तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर जो चरखा बनाने वाली टीम है उसमें शामिल हो गए। अपने मित्र इनसे मिलकर वे गांव-गांव जाते थे, चरखे बनाते थे, लोगों में चरखे बांटते थे, लोगों को ऊन काटना सिखाते थे और इससे एक हुआ कि कुछ ही दिनों बाद, एक 4-6 दिनों के बाद ही प्रेमचंद जी को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बीमारी कम हो रही है और 1 महीने बाद उनकी बीमारी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई या उनकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई। इस घटना ने प्रेमचंद जी को कट्टर भाग्यवादी बना दिया, इतना कट्टर कि प्रेमचंद जी स्वयं कहते हैं कि इससे मैं अत्यंत कट्टर भाग्यवादी हो गया कि शायद अब तक मैं दूसरों की गुलामी कर रहा था, इसलिए मुझ पर भी बीमारी की गुलामी करनी पड़ रही थी। जब मैं गुलामी से मुक्त हुआ तो मेरा शरीर भी इस प्रकार की बीमारियों की गुलामी से मुक्त हुआ, मैं स्वस्थ हुआ। इस प्रकार से प्रेमचंद जी ने अपनी उस बीमारी के बारे में जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये सारा आत्मकथाओं से, तो एक बार फिर से थोड़ा सा संक्षेप में देख लीजिए। पहले है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, उसके बाद सोजे वतन का एक प्रसंग और तीसरा है पेचिश की बीमारी के बारे में एक प्रसंग। तो इन प्रसंगों के माध्यम से हमारे पाठ्यक्रम में ये भाग दिया गया है। अब इस पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आ सकता है, मेरा जीवन की विषय वस्तु स्पष्ट कीजिए, या मेरा जीवन में प्रेमचंद जी ने अपने प्रारंभिक जीवन, शिक्षा या को कैसे व्यक्त किया है, या प्रेमचंद जी के जीवन का परिचय दीजिए पठित आत्मकथाओं के आधार पर। इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ है। धन्यवाद।